हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में देखा कि जैसे यूनिट नंबर 5 है उसमें समान श्रेणी है। समान श्रेणी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एपी बोलते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस इसका मतलब क्या होता है? जैसे अपन बात करते हैं ना कि समान श्रेणी क्या है कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें बीच का अंतर इन पदों का जो पदों का जो अंतर होता है ना वो समान होता है। कैसे? जैसे A1 और यहाँ पे प्रत्येक पद को मतलब प्रत्येक संख्या को पद बोलते हैं। कैसे? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो प्रत्येक संख्या को पद बोलेंगे। तो ये पहली संख्या, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद, जिसे अपन A1 बोलेंगे। इसको बोलेंगे A2 दूसरा पद, इसको बोलेंगे A3। और यहाँ पे जो पद है ना उनको लिखते हैं A1 A2 A3 से। तो किससे डिनोट करेंगे? A से करेंगे अपन इसको। तो A से डिनोट कर दिया जाएगा इसमें। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो AP है ना इसको अपन एक रूप दे सकते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 an माइनस 1 an प्लस 1 डॉट डॉट ar माइनस 1 ar प्लस 1 डॉट। इस प्रकार ये चलता रहेगा। कहने वाला कि जब तक अपन ना बोलेंगे तब तक ये नहीं रुकेंगे। कैसे नहीं बोलेंगे? जैसे मैंने बोल दिया कि इस एपी के अंदर पूरे 10 पद है, तो 10 पद का मतलब 10 पद लेने, आगे नहीं लेने। तो वो अपन कह सकते हैं। और उसमें मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि एक होता है परिमित एपी, एक होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी और एक क्या होता है? अपरिमित एपी। परिमित एपी का मतलब है जिसमें अंतिम पद दिया गया हो, परिमित कहलाएगा। और जिसमें अंतिम पद नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी। एग्जाम्पल के तौर पर अपन कह सकते हैं जैसे ये एक एपी है, ये एक एपी है जिसमें इसमें अंतिम पद नहीं है, तो कौन सी एपी कहलाएगी? अपरिमित एपी। अगर इसके लास्ट में मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे लास्ट में अंतिम पद है ना जो 20 है, अब कौन सी एपी कहलाएगी? परिमित एपी। तो अपरिमित एपी का मतलब है जिसमें अंतिम पद नहीं दिया गया हो वो अपरिमित एपी कहलाएगा, और जिसमें दिया गया है अंतिम पद वो परिमित एपी कहलाता है। इसके अलावा जो प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक संख्या को एक पद कहते हैं। पद को अपन किसके रूप में डिनोट करते हैं? A1 A2 A3 इसके रूप में अपन डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन आगे देखो, इनके बीच का जो अंतर होता है ना वो सार अंतर होता है। सार अंतर का मतलब इनके बीच का जो अंतर होता है ना वो समान होता है। क्या होता है? समान। तो सार अंतर को किससे? D से डिनोट किया जाएगा। सार अंतर को किससे लिखेंगे? अपन D से लिखते हैं। एक प्रथम पद को A से लिखेंगे, तो अपन कह सकते हैं कि प्रथम पद को लिखते हैं A से, सारांतर को लिखते हैं D से, और उसके बाद में पदों की जो संख्या होती है ना, पदों की जो संख्या होती है उसे लिखेंगे अपन n से। और अंतिम पद होता है, अंतिम पद जो तुम्हारे सामने दिख रहा है अंतिम पद, उसको किसे लिखेंगे अपन? an से। कैसे? an से। अंतिम पद यहाँ पे an। ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे का अपन स्टेप ले सकते हैं कि जैसे कोई भी समान श्रेणी है उसको अपन किस मतलब अगर बनाई, अब अगर किसने बोल दिया कि यहाँ पे a, जैसे जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आएगा इस क्वेश्चन कि जैसे a का मान दिया कि प्रथम पद है 2 और इसका सारांतर क्या है? 2 है, तब वह एपी होगी। अपन को एपी बनानी है। अब एपी कैसे बनाएगी? कि A1 A2 A3 डॉट 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 इस प्रकार चलता रहेगा। लेकिन ये सारे मान कैसे निकाल पाएंगे अपन? ये देखो कि A1 का मतलब होता है A, जो A होगा ना वही A1 होता है। इसके बाद में A2 की बात करते हैं अपन, तो A2 का मान कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद में D जोड़ देंगे, सारांतर वो क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। इसके बाद में मेरे को A3 निकालना है। A3 कैसे निकाल पाएंगे अपन? कि दूसरे पद में एक बार क्या जोड़ दो? सारांतर, क्योंकि सभी का बीच का जो अंतर है ना वो समान है। अगर मैं दूसरे पद में एक बार और सारांतर जोड़ दूंगा, एक बार और अंतर बीच का अंतर जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या कौन सा पद आ जाएगा? तीसरा पद। अगर मैं चौथे पद की बात कर लूँ कि चौथा पद कैसे आएगा, तो अपन कह सकते हैं कि तीसरे पद में एक बार और क्या जोड़ दो? एक बार और ऐड कर दो, इसमें सारांतर क्या जोड़ देंगे? सारांतर। तो कौन सा पद आ जाएगा? तीसरा और चौथा पद। इस प्रकार ये चलता रहेगा। और अंत में अपन कह सकते हैं कि अगर अपन को an का मान निकालना है, इसका मतलब है an माइनस 1 प्लस d। कि an माइनस 1 का मतलब क्या है? कि जब अगर अंतिम पद 10 है तो 9वें पद में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक बार सारांतर ऐड करना पड़ेगा और वो क्या कहलाएगा? अपना अंतिम पद। चलो इसका अपन इस प्रकार से नहीं निकालना।
अपन को दूसरे तरीके से क्या होता है, दूसरे तरीके से देखो कि यहाँ पे A1 होता है ना, वो A होता है। ये तो क्लियर है कि दोनों में सेम है कि A1 का मतलब A होता है। लेकिन अगर मेरे को दूसरा पद निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि सारोंतर प्रथम पद में एक बार क्या जोड़ दो, सारोंतर। प्रथम पद में एक बार क्या ऐड कर दो, सारोंतर। कौन सा पद आएगा, दूसरा। अगर मैं तीसरा पद निकालूंगा, कौन सा पद निकालूंगा, तीसरा, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं प्रथम पद में 2 बार सारोंतर जोड़ दूं, कैसे देखो, सपोज करो प्रथम पद 2 है, तो मैंने मान लिया कि पहला पद कौन सा है, 2। देखो यहाँ पे तो अपन कहते हैं कि जैसे मेरे कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। अगर मैं प्रथम पद का मतलब है ए है, ये लो, इसमें कितनी बार ऐड करना पड़ेगा सारोंतर, 2 बार ऐड करना पड़ेगा। सारोंतर क्या है, 2, तो 1 + 1, कितनी बार ऐड किया मैंने सारोंतर, 2 बार, कितना आया, 6। या अपन इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि अगर प्रथम पद है +2, 2 है इंटू डी, कहने का मतलब है 2 को जब 2 से करेंगे 4, 4 2 कितना होगा, 6। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सीधे 2 से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं 10वां पद की बात करूंगा तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, A+ का नो डी, यानी कि A प्रथम पद का मान आएगा और D का मान लिख दो और सभी को गुणा करके कौन सा पद आ जाएगा, 10वां पद आ जाएगा। इस प्रकार अपन सारे पद निकाल सकते हैं। और जब इसके आगे के पद की बात करेंगे तो अंतिम पद क्या होगा, an बराबर प्रथम पद सेम रहेगा A प्लस, अब यहाँ पे 3, ये कितना है, 2। इसका मतलब है 3 में से मैंने 1 घटाया था तब जाके 2 लिखा। अगर मैं चौथे पद की बात करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, A+ का 3D, यानी कि 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं n में से कितना घटेगा, 1। और ये अपना क्या बनता है, एक फॉर्मूला बढ़ता है, इसे अपन अंतिम पद का फॉर्मूला बोलते हैं, an बराबर A + n - 1 इंटू डी बोलते हैं। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन, देखो 5.1 लेके चलते हैं अपन। और 5.1 का पहला क्वेश्चन, 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन अपना कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। इसका मतलब क्या है कि ए का मान, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट, तो इसमें दिया है, क्या दिया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है ना वो 15 रुपए। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ए का मान है ना, ए का मान वो कितना है, 15 रुपए। कितना है, 15 रुपए। आगे बोल रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है ना वो 8 रुपए। प्रत्येक अतिरिक्त का मतलब है अगर वो आगे चलेगा तो प्रत्येक अतिरिक्त किराया, कैसे कि प्रथम किलोमीटर चला, कोई जैसे अगर कोई कैंडिडेट 10 किलोमीटर जाता है, उसका पेमेंट फिक्स है कि 15 रुपए देगा, कितना देगा, 15। अब वो 1 किलोमीटर आगे चलेगा तो इसका मतलब वो फिक्स कर दिया कि जो 1 किलोमीटर अतिरिक्त का मतलब है प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए देना पड़ेगा। अब इसके बाद में इसको कितना देना पड़ेगा, 15 में 8 जोड़ेंगे, 15 और 8 कितने हो गए, 23। तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा इसको, 23 रुपए। अब इसके बाद में चलो 1 किलोमीटर और अन्य कोई कैंडिडेट है वो 1 नहीं वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा यहाँ से, तो 8 तो जुड़ेगा ही, लेकिन अब उसके और कितना ऐड करना पड़ेगा, 8, तब जाके उसका पेमेंट क्लियर होगा। इसका मतलब क्या है, आगे देखो, तो इसका मतलब है कि ये डी का मान है, किसका मान है, डी का मान, और डी का मान कितना है, 8। तब क्वेश्चन ने क्या बोला आगे, क्वेश्चन बोल रहा है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए ऊपर आके निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है या नहीं, अपन को चेक करना था एपी है या नहीं। चलो चेक करते हैं अपन। देखो ए का मान कितना है, 15। तब अपन ए का मान, A1 का मान कह सकते हैं 15 रुपए। D1 और ए के बाद में A2 का मान क्या हुआ, A2 का मान कैसे निकालेंगे, A + D, यानी कि प्रथम पद में 15 में 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 23। A3 अगर तीसरे पद निकालना है तो मेरे को A+ का 2D करना पड़ेगा। इसका मतलब है A का मान कितना है, 15 + 8 इंटू और 2 इंटू 8 और कितना जाएगा, 8 को 2 से किया 16, 16 में 15 जोड़ेंगे 31, कितना जाएगा, 31 रुपए। इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसलिए एक एपी और एक एपी बढ़ती है 15, 23, 31
डॉट 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 इस प्रकार चलती रहेगी। अतः यह एक एपी है। ओनली अपन को चेक करना था एपी है या नहीं। तो क्या है एपी क्या है सूची के रूप में, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते नहीं है। ओनली अपन को चेक करना पड़ता है, ठीक है ना, ओनली अपन को चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो इसी का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मैंने मान लिया कि माना बेलन में हवा की मात्रा और बेलन में हवा की मात्रा मैंने मान ली 1 है। कितनी है? 1। मैंने मान लिया कि बेलन के अंदर जो हवा की मात्रा है ना वो 1 है। कितना है? 1 ही मैंने मान लिया। आगे देखो, तथा प्रत्येक बार निकली गई ये बोल रहा है प्रत्येक बार मतलब बेलन के अंदर शेष हवा का 1/4 भाग, फिर से किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार, यानी एक बार वायु निकालेगा तब उसमें बेलन के अंदर से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो प्रत्येक बार यानी बाहर निकलने में प्रत्येक बार बाहर निकली गई हवा की मात्रा, तो प्रत्येक बार कितनी निकल रही है? 1/4। अब 1/4 कितना होगा ये चेक करना पड़ता था। तब देखो यहाँ पे अगर मैं A1 की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? प्रथम पद की। तो प्रथम पद क्या होगा कि 1, दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? देखो यानी 1 में से घटा दो, प्रत्येक बार निकल रहे ना वो। चलो अभी एक बार अपन को सार अंतर देखते हैं, इसके बीच का सार अंतर क्या है। देखो यहाँ पे तो फिक्स है कि ये D1 का मान कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। और इसी को अपन प्रथम पद मान लेते हैं कि यहाँ पे A1 का मान कितना हो गया? A1 का मान तो 1 है, लेकिन D1 का मान क्या है? 1/4। 1/4। इसके लिए D1 का मान ये फिक्स हो गया। चलो A2 की बात करता हूं मैं। A2 का मान कब आएगा? 1 में से 1/4 घटा दूंगा। अब दूसरी बार 1 में से 1/4 घटेगा, 1 में से 1/4 घटेगा तो कितना बचेगा? 3/4। कितना बचेगा? 3/4। तो यहाँ पे जब D का मान निकालेंगे, A3 की बात करते हैं अपन कि A3 का मान कैसे निकालेगा, यानी कि 3/4 में से 1/4 घटाएंगे। लेकिन 3/4 का 1/4 कितना होता है? अपन ने देखा कि यहाँ पे जब दूसरा पद की बात करते हैं 1 × 1/4 ये होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। ये D का मान आता है कि इसके लिए D1 का मान, इसकी छोड़ो, ये आया D1 का मान, क्या D का मान इसके लिए आया 1/4 कि 1 का 1/4 कितना होता है? 1/4। तब उस कंडीशन में अपन D2 का मान कैसे निकालेंगे? मतलब A2 का मान कैसे निकालेंगे? तो 1 में से 1/4 घटा दो, और 1 में से 1/4 घटेगा तो कितना आएगा? 3/4। लेकिन जब तीसरा पद निकालूंगा, कौन सा पद निकालूंगा? तीसरा पद तो निकालना है, लेकिन 3/4 का 1/4 होता कितना है ये चेक करो। तो इसका मतलब इसका बीच का जो अंतर आएगा ना वो निकलेगा। ये D1 मान लिया और ये मान लिया D2 का मान क्या आता है। चलो D मान लिया, इसमें D का मान क्या आएगा? 3/4 का 1/4, किसी भी संख्या का अगर परसेंट निकालना है कि 3/4 का मेरे को 1/4 निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो मैं 3/4 का 1/4 निकालना है तो 1/4 से इसको क्या कर दो? गुणा कर दो। 3 एकम 3 और 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 16।
तो इसका मतलब है कि जब तीसरी कंडीशन मतलब तीसरा पद निकलेगा उसका जो आंसर आएगा ना उसमें से 3/4, क्योंकि 3/4 का 1/4 कितना होता है, 3/16 कितना होता है। जैसे मैंने निकाला कि एक का 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब है कि एक में से 1/4 घटाना है, लेकिन 3/4 में से भी 1/4 घटाना है, लेकिन 3/4 का 1/4 कितना होगा, 3/16। अब इसको घटा के चेक करो, इसमें से 3/4 में से घटा दो 3/16, और जब ये घटाएंगे ना अपन तो क्या आएगा, नीचे 16 रहेगा लघुत्तम के लिए, 4 का बाद देंगे 4 चौक 16, और 4 को 3 से किया 4 तिया 12, माइनस 16 एकम 16 घटेगा 3, कितना बचेगा 9/16। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये D1, ये D का मान और ये D का मान, यानी D1 और ये D2 दोनों क्या मैच नहीं कर रहे, यानी समान नहीं है। तो अतः यहाँ सार अंतर समान नहीं है, यहाँ सार अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं, इसमें नहीं है, AP के रूप में नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए है। तो इसमें तो फिक्स कर दिया है, क्या दिया है कि अपन ए का मान तो मान सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो खुदाई है ना वो तो 150 रुपए है। अब उसके बाद में जितने भी अपन खुदाएंगे, मतलब 1 फुट का पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 50 रुपए। तो ये सारा अंतर आ गया कि इसका डी का मान है ना वो 50 रुपए, कितना है 50 रुपए। तब अपन A1 का मान निकाल सकते हैं, A1 का मान 150 होगा, जो प्रथम पद होता है ना वही A1 होता है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, A में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। प्रथम पद क्या है 150, और 150 में अपन D का मान 50 है वो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200। अब कितना पेमेंट देना पड़ेगा उसको, 200 रुपए। उसके बाद में तीसरे पद की बात करेंगे तो मैं A में 2D कर दूंगा, कहने का मतलब है A का मान तो है 150, लेकिन चलो A1 एक दूसरा फॉर्मूला यूज लेते हैं अपन। तो दूसरे पद में दूसरा पद क्या है 200, उसमें क्या जोड़ दो, एक बड़ा सार अंतर जोड़ दो, कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो इसका जो अंतर है ना वो समान चल रहा है, तो एक AP के रूप में बनती है, और AP क्या बनती है देखो, AP बनती है 150, फिर 200 आता है, 200 के बाद में 250 आ रहा है, इसका मतलब अंतर समान है, अतः यह AP है, यह AP है। तो अपन कह सकते हैं यह किस और कौन से रूप में है, ये AP के रूप में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पहले का लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट क्या है पहले का देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो 10,000 रुपए प्रथम प्रिंसिपल मान लिया अपन ने कि प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए, और उसकी जो रेट है ना वो कितना है 8%, लेकिन कैसी है चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज नहीं, कैसे ब्याज है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब इसको चेक करना है कि AP में है या नहीं है। देखो कॉमन सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रत्येक वर्ष का जो अंतर है ना वो अलग चलता है। इसको क्वेश्चन को देख के अपन बता सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अगर यहाँ पे साधारण ब्याज होता तो ये AP में होता, लेकिन किसमें चक्रवृद्धि ब्याज में इनके बीच का अंतर समान नहीं आएगा। तो अब इसके ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तब A1 का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका अंतर चेक करो। जैसे अंतर क्या है, अपन A1 ही मान लेते हैं, इसका पहला प्रथम वर्ष का जो ब्याज है ना वो A1 मान लिया, A1 मान लिया, और उसके लिए जो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R/100 की घात क्या हो जाएगा N। प्रत्येक वर्ष की बोल रहे, P का मान कितना है 10,000, 1 प्लस R का मान कितना है 8/100 की घात 1, तो 10,000 गुणा इसको अपन मल्टीपल करेंगे 100 को 1 से क्या 100 जो ऐड करेंगे तो 108/100, और 2 0 से 2 0 कटेगी, तो इसका प्रथम पद क्या आ जाएगा
अपन इसको इससे गुणा करेंगे, 2 जीरो से कट रहा है क्या, सही है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा, ऐड कर गुणा करेंगे इसको 108 और 2 जीरो की 2 जीरो, इसका मतलब है कितना ब्याज हो गया 800। पहले 10,000 रुपये था, एक साल बाद में जो उसका पेमेंट कितना हो गया 10,800, कितना हो गया 10,800। इसके बाद में अपन दूसरे पद की बात करते हैं। अगर A2 का मान निकालते हैं अपन तो प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ये रहेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मतलब पूरा पेमेंट आ गया उसी को लेना पड़ता है, इसको नहीं। तो आगे देखते हैं अपन, प्रिंसिपल 1 + r/100 की घात n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10,800, 10,800 1 + r का मान कितना है, r का मान वही 8/100 की घात n। तो 10,800 गुणा 100 एकम 100 गुणा करेंगे 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इसको आपस में गुणा करेंगे। 108 को गुणा करना किससे, 108 से। तो देखो साइड में अपन यहाँ पे, चलो यहाँ पे गुणा करते हैं, 108 गुणा 108 गुणा करेंगे तो 8 को 8 से किया 8 × 8 = 64, 8, उसके बाद में बीच में क्या है 0, प्रत्येक कंडीशन में 0 आएगा, उसके बाद में 108 और ऐड करेंगे 4, 6, 16, 17 और 16 और इसके बाद में 1, तो कितना आ गया 11,664। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 11,664 आएगा। अब दोनों के बीच का अंतर चेक करना पड़ता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो देखो यहाँ पे ये कितना है 10,800, ये है 11,664। अगर मैं इसकी बात करूँगा D1 की, कि प्रत्येक पहला वो जो ब्याज है वो तो है 800, क्योंकि इसको अपन मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3, क्योंकि ये तो क्या हो गया A1, जो प्रिंसिपल है ना वही A1 है। अगर D1 की बात करूंगा तो मैं 10,000 में और 10,800 में से 10,800 में से मैं 10,000 जब घटाता हूँ तो मेरे पास 800 रुपये ब्याज बढ़ता है। इसका मतलब D1 पहले वर्ष का जो अंतर है ना वो 800 है। दूसरे वर्ष की बात करेंगे अपन, अगर मैं D2 की बात करता हूँ तो अब मेरे को 10,800 में से नहीं 11,664 में से माइनस करना पड़ेगा 10,800, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, 6 और यहाँ पे घटेगा 8 यानी 864। तो यहाँ पे देखा कि D1 और D2 दोनों का मान अलग है। D1 का मान तो 800 है और D2 का मान कितना है 864। तो यहाँ पे देखा कि ये 64 रुपये ज़्यादा है, और 64 रुपये ज़्यादा है तो सारोंतर हमेशा समान होना चाहिए, और सारोंतर समान होगा तभी वो समान श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं भी। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये AP के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार अपन को चेक करना है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते नहीं, ओनली अपन को नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे अगली क्लास में।